नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम आपसे चर्चा कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। पार्ट 11 चैप्टर 1 मैंने डिस्कस कर लिया है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है। लास्ट 2 वीडियो मैंने उसी पर बनाई थी। आज उसी के क्रम में चैप्टर 2 पढ़ा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। आप जानते हैं कि इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। सेंटर और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करती हैं। हमने आपको जब नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो ये स्पष्ट किया था कि हमारे यहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वन स्टेप अहेड। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है, यानी कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में है, उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है। क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव अ पब्लिक एट लार्ज, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। यानी सेंटर का भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रमोशंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, और स्टेट का भी है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को अचीव किया जा सके, इन्हीं के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसे प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम लोग उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक पढ़ेंगे आपके साथ। इस वीडियो में देखते हैं 256 जो है इस बात को क्लियर करता है। मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आप बेयर जरूर ले लीजिए, बेयर ले करके बैठे और उसके प्रोविजन के साथ पढ़ेंगे हम आपके साथ। पहला कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एवरी स्टेट शैल सो एक्सरसाइज। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, मैंने आपसे बताया कि चैप्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बात करता है, और यहां पे वर्ड जो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एवरी स्टेट, तो कार्यपालिकी शक्ति की बात कर रहा है और हम पढ़ रहे हैं प्रशासनिक शब्द। तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर हियर? तो एग्जीक्यूटिव पावर्स कनोट द रेजिडुअल पावर। ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है आपका, कार्यपालिकी जो शक्ति है, दिस वन इज पावर इज, यदि टोटल पावर देखें आप तो टोटल पावर में माइनस कर दीजिए क्या, जुडिशियल पावर प्लस लेजिस्लेटिव पावर, द रिमेन्स इज एग्जीक्यूटिव पावर। इसका मतलब कि जो जुडिशियल पावर नहीं है, जो लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, जो रिमेन्स पावर है, जो रेजिडुअल पावर है, जो ड्यू है, वो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है। तो कहता है कि स्टेट अपनी कार्यपालिकी शक्ति का इस तरीके से प्रयोग करेगा, यानी ये स्टेट हो गया आपका, और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये स्टेट इस एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करेगी कि सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है, उसका कंप्लायंस हो सके, उसका अनुपालन किया जा सके, कंप्लायंस हो सके। यानी स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करेगा कि जो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है, उसका उस स्टेट में
कंप्लायंस हो सके, ये सुनिश्चित हो सके, इंश्योर हो सके कि वो लॉ एप्लीकेबल होगा। और उसी के बाद उसका जो दूसरा भाग है वो ये क्लियर करता है कि यदि ऐसा नहीं है तो कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है इसका एक्सटेंट जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देने तक है। यानी 256 में दो बातें बताई गई। पहली बात मैंने आपसे कहा कि स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का, अपनी कार्यपालिकी शक्ति का इस तरीके से प्रयोग करेगा कि पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया गया है तो उसका कंप्लायंस उस स्टेट में हो सके। और दूसरी बात कहता है कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर में स्टेट को डायरेक्शन देने का भी पावर है। यानी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है टू गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट। यानी दो भाग हो गए इस आर्टिकल 256 के। वन ऐसा क्लॉज में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, क्लास वाइज करके नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट बता रहा हूं। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा, और दूसरा पार्ट कहता है कि यदि ये ना करे तो ऐसी स्थिति में यूनियन के पास ये पावर है, उसके एग्जीक्यूटिव पावर में उसकी कार्यपालिकी शक्ति का जो विस्तार है वो राज्य को निर्देश देने तक है। कहने का अभिप्राय ये है कि इस पार्ट का यूज तभी किया जाएगा जब इस पार्ट पे क्वेश्चन मार्क है, इसका कंप्लायंस नहीं हो पाया है। यानी स्टेट ने अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज किया है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा या जो सेंट्रल लॉज बनाए गए हैं उनका कंप्लायंस नहीं हो पाता है स्टेट में, तो यूनियन उन्हें डायरेक्शन इशू कर सकती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट 256। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर रहा है कि लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके, और ये सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन पर ही पॉसिबल है। और यदि स्टेट ऐसा नहीं करता है तो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो उसे डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का कंप्लायंस किया जाए उस स्टेट के द्वारा। एंड अगेन दूसरी बात है आपकी 257 की। 257 में क्लॉज 1 जो है वो आपका कहता है कि स्टेट अपनी, अगेन स्टेट की बात किया गया है, स्टेट अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेगा कि संसद की कार्यपालिकी शक्ति में कोई बाधा या अड़चन ना आए, यानी कोई ऑब्स्टेकल या इंपेडिमेंट्स या हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। आपको ये मैंडेट दिया गया है बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 257, स्टेट को अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से एक्सरसाइज करना है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जब वो एक्सरसाइज कर रही है तो उसमें कोई इंपेडिमेंट्स क्रिएट ना हो। एंड अगेन फिर इसी में बता दिया गया है कि स्टेट को डायरेक्शन देने का यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है। यानी यहां पे भी यदि स्टेट ने उसका कंप्लायंस नहीं किया, ऐसी कोई बाधा पैदा करता है, कोई हस्तक्षेप पैदा करता है जिससे संघ की कार्यपालिकी शक्ति जो है उनका प्रयोग सुचारू रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में यूनियन के पास ये पावर है, सेंटर के पास ये पावर है कि ऐसा डायरेक्शन वो इशू कर सकती हैं फॉर द स्टेट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, आपके समझ के लिए।
और संघ की कार्यपालिकी शक्ति का जो विस्तार है, यानी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका जो एक्सटेंशन है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति का जो विस्तार है, वह किसी ऐसे मेंटेनेंस के लिए या उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए ऐसा डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट को कि ऐसा सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है या मिलिट्री इंपॉर्टेंस का है। यानी ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं, उनके कंस्ट्रक्शन या उनके मेंटेनेंस के लिए डायरेक्शन दे सकता है। ये संघ की कार्यपालिकी शक्ति है एंड इट शुड बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगेन आपने देखा कि जब आपको मैं 256 बता रहा हूं, यहां पे भी डायरेक्शन दे सकता है। 257 मैंने आपको बताया क्लॉज 1, क्लॉज 1 में भी डायरेक्शन इशू कर सकता है। क्लॉज 2 यहां पे भी डायरेक्शन दे सकता है। और ये डायरेक्शन जो दे रहा है ये बड़ा मायने है, ये अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगेन इसका जो प्रोवाइजो है वो ये क्लियर करता है कि संघ जो है वो किसी भी हाईवे को नेशनल हाईवे या किसी भी वाटरवेज को नेशनल वाटर हाईवे डिक्लेयर कर सकता है। यानी इस पर संविधान में बताई गई किसी बातों का प्रभाव उस पर नहीं होगा। नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग, कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी इस पर। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा जो हाईवे है या वाटरवेज है टू बी द नेशनल हाईवे और अ नेशनल वाटरवेज और द पावर्स ऑफ द यूनियन with respect to the highway or water highway so declared or the power of the union to construct and maintain the means of communication as a part of its function with respect to the naval, military and air force। और यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगा कि वो ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकता है या मेंटेन कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ द नेवल, आर्मी एंड मिलिट्री, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के लिए ऐसा कार्य कर सकता है। एंड अगेन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग द डायरेक्शंस टू द स्टेट एज टू मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट। और अगेन देखिए कि यहां पे यूनियन के पास डायरेक्शन देने का पावर फिर से दिया गया है। डायरेक्शन देने का पावर इस बात का है कि स्टेट के भीतर यदि कोई रेलवे चल रही हैं तो उन रेलवेज को जो है वो मेंटेन कर सकता है, उनका कम्युनिकेशन कर सकता है, उन्हें मेंटेन करने का डायरेक्शन दे सकता है। और ये जो इतनी बातें हैं मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है, मैंने कई बार आपसे कहा, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ कोएक्सटेंसिव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ कोएक्सटेंसिव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जहां पे राज्य और संघ की विधायी शक्ति है, जिन विषयों पर वो अपने लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उन्हीं विषयों पर और वहां तक वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को भी एक्सरसाइज कर सकता है। कोएक्सटेंसिव है, दैट इज अ कोएक्सटेंसिव। और मैं आपको फिर से बताऊं कि जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे क्लियर किया था कि यहां पे पार्लियामेंट का प्रीडोमिनेंस है, डोमिनेंसी है ओवर द स्टेट। और उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जब आप देख रहे हैं तो वहां पे भी यूनियन का जो है वो डोमिनेंस है, प्रीवेलेंस है।
और ये मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड में ये पूरी तरीके से क्लियर था कि वो सेंटर को स्ट्रांग फुटिंग पर रखना चाहते थे। वी हैव टेकन द लेसन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने अमेरिका से ये बात देखी, सीखी कि वहां पे स्टेट जो है वो स्ट्रांग फुटिंग पे थे और फाइनली वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ। और उससे बचने के लिए ये परिस्थितियां जो हैं भारत में उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमने संविधान में ऐसे प्रावधान रखे जिसमें संघ को वरीयता दी गई, यानी स्टेट सॉवरेन है, अपने स्फीयर में रह करके काम कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि एसआर मुंबई की केस में यह बात क्लियर किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स आर नॉट ए सैटेलाइट। स्टेट जो है वो कोई उपग्रह नहीं है जो कि सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और सेंटर के लाइट से उन्हें लाइट मिलेगी, सेंटर की कृपा से वो रहेंगे। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। उनकी ऑटोनॉमी है, उनकी सॉवरेनिटी है, बट एट सर्टेन लिमिट्स, वहां तक ही है, उसके अलावा नहीं। तो ये बातें मैंने आपको 256 बताया और 257 बताया, और फोर्थ क्लास 57 का ये कहता है कि यदि ऐसे कंस्ट्रक्शन का डायरेक्शन है, ऐसे मेंटेनेंस का डायरेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्रीड अमाउंट है वो कंपनसेट की जाएगी। इफ देयर इज नो एनी एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, then it will be decided by the tribunals which is established by the Chief Justice of India। और उनके बीच में कोई करार नहीं है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जिस ट्रिब्यूनल को गठित किया जाएगा, जिस अधिकरण को गठित किया जाएगा, उनके द्वारा इस अमाउंट को डिसाइड किया जाएगा। और ये 257 258 अगेन यहां पे देखिए, इंटर गवर्नमेंटल जो पावर्स हैं वो डेलीगेट किए जा रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशंस ऑफ पावर, एंड दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डेलीगेट किए जा रहे हैं। जब आप 258 पढ़ेंगे और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 58A जोड़ा गया बाय द 7वीं संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहां पे ये बात भी बड़ी मायने की है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि यहां पे आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये जी भी यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कौन? प्रेसिडेंट। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कैसे? विद द कंसेंट, कि राष्ट्रपति जो है वो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उस सरकार को या उसके प्राधिकारियों को, उस गवर्नमेंट को यानी स्टेट गवर्नमेंट को या उसकी अथॉरिटी को ऐसे किसी भी विषय के संबंध में जिन पर संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार है, स्टेट का नहीं, संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। तो प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को यानी स्टेट गवर्नमेंट को या इसके अथॉरिटीज को कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये सशर्त या अनकंडीशनल, सशर्त या बिना शर्त के क्या दे सकता है? एग्जीक्यूटिव पावर। यानी उस विषय के संबंध में जिस पर संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार है,
ऐसे विषयों के कृत्य को सौंप सकता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटी को। सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? यानी संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार जिन विषयों पर है उनके संबंध में किसी कृत्य को करने के लिए सशर्त या बिना शर्त के स्टेट गवर्नमेंट को या उसके किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। अब यहां पे आप देखें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाया गया यहां पे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, यानी अपनी कार्यपाल की शक्ति, यानी संघ जो है अपनी कार्यपाल की शक्ति किससे करवा सकता है? किसको डेलीगेट कर सकता है? तो स्टेट को कर सकता है या उसकी अथॉरिटी को कर सकता है। कैसे? विद द कंसेंट। कैसे? कंडीशनल और विदाउट कंडीशन। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बने तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे कोऑपरेशन अगेन आप देख रहे हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनके पावर्स को लेकर के जो है वो कोऑपरेशन चल रहा है। एंड अगेन मैं दूसरा क्लॉज पढ़ता हूं आपका 258 का क्लॉज 2। ये जो बात मैंने आपको बताई ये क्लॉज 1 बताया, और यहां पे कह रहा है कि संसद के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया गया, यानी पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाया है जो किसी राज्य को लागू हो, तो ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और वो स्टेट में अप्लाई होती है, और वो ऐसा विषय है कि जिस पर स्टेट लॉ नहीं बना सकता है, इसका मतलब वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और उस पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और उसका एप्लीकेशन जो है वो स्टेट में होता है, तो उस राज्य या उसके अधिकारी और प्राधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी। और यहां पे कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। किसको? उस राज्य को या उसके प्राधिकारियों को। और ऐसे कर्तव्यों का आरोपित किया जाना, यानी ऐसे ड्यूटी को इंपोज कर सकता है कि वो उसे ओब्लाइज करे, वो उसे फॉलो करे। क्लॉज 2 में जो है वहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है, पहले वाले में कंसेंट की जरूरत है, और यहां पे देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो है वो लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और इसका एप्लीकेशन जो है वो कहां हो रहा है? स्टेट में हो रहा है, और स्टेट के पास पावर नहीं है कि ऐसे विषय पर लॉ बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए पार्लियामेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को या उसके अथॉरिटी को, उसके किसी अथॉरिटी को ये ड्यूटी इंपोज कर सकता है कि वो ऐसे लॉ को एक्सरसाइज करे। सिंपल सी बात है, यूनियन लिस्ट में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें बनाता तो पार्लियामेंट है, लेकिन उनको जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो स्टेट के थ्रू किया जा रहा है, स्टेट को ऑथराइज किया जाता है। यानी जब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की बात करें तो ये जो लॉ बनाया गया है ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इस पर जो लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी है वो स्टेट को दिया गया है। मैंने आपसे कहा कि यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन उन लॉ का जो एप्लीकेशन है वो स्टेट में है, और ऐसी स्थिति में स्टेट को ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट। और यहां पे इस क्लॉज में स्टेट का किसी भी तरीके से कंसेंट की जरूरत नहीं है, यानी 258 में क्लॉज 1 में जब वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट करता है यूनियन, तब वहां पे कंसेंट की जरूरत है, लेकिन जब पार्लियामेंट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करती है तो वहां पे स्टेट का कंसेंट की जरूरत नहीं है। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लॉज 1 विद द कंसेंट है
और क्लॉज 2 जो है वो विदाउट द कंसेंट है। इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा स्टेट को, जो ड्यूटी उनके ऊपर इंपोज कर दी गई है। और फिर ऐसी स्थिति में फिर वही बात कि यदि ऐसा करने में राज्य के कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं तो ये करार के द्वारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में तय किए जाएंगे। और यदि ऐसा कोई करार नहीं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जो आपका ट्रिब्यूनल होगा वो इस बात को डिसाइड करेगा। 258 क्लॉज 3। और फिर मैंने आपको बताया कि 258A जो है वो बात करता है, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। और यहां पे इसी का वाइस वर्सा है। आप जरा देखें यहां पे क्या है कि स्टेट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो यहां पे ये जो गवर्नर है विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे वहां पे प्रेसिडेंट था विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और 258A में आप देखिए यहां पे बात किया जा रहा है गवर्नर की। विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटी को कंडीशनल और विदाउट कंडीशन। ये आप देख रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स को इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन देख रहे हैं आप 250 और 258 में। और ये जो प्रोविजन है आपका वो शो करता है किस बात का? ये शो करता है कोऑपरेशन का, क्योंकि संघ जो भी कार्य करेगा वो राज्यों के माध्यम से ही करता है, राज्य में करता है, राज्य के व्यक्तियों के लिए करता है, कोई अलग एंटिटी नहीं है। हमारा यहाँ स्टेट का मर्जर है, ऐसा नहीं कि यूनियन ऊपर है और स्टेट जो है वो नीचे। नो, यूनियन और स्टेट्स मिल करके जो है वो सोशल वेलफेयर्स को और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए कोऑपरेशन होना जरूरी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मैंडेट बनाया गया है, उसका दिया गया है। एंड अगेन मैं आपको 261 पे लेके चलता हूं। 261 ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहां पे बात जो हुई है वो क्रेडिट एंड फुल फेथ की बात किया गया है और 3 बातें वहां पे बताई गई हैं। पब्लिक एक्ट्स के बारे में बात किया गया है, रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब कि यदि कोई पब्लिक एक्ट है या कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स है या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा और उसको फुल फेथ दिया जाएगा, उससे मान्यता दी जाएगी और उस पर विश्वास किया जाएगा। ये प्रोविजन क्या है इसे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। यहां पे फुल फेथ एंड क्रेडिट ये दिया जाएगा, इस बात को दिया जाएगा कि यदि कोई पब्लिक एक्ट है या कोई रिकॉर्ड्स है या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पब्लिक एक्ट्स जो आपके एक्ट या स्टैट्यूट्स हैं और भी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये सिर्फ एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, स्टैट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां पे यदि इस लेटर को देखेंगे तो स्मॉल ए में लिखा हुआ है और जब भी एक्ट को लिखा जाता है
स्टैट्यूट के तौर पर वो कैपिटल होता है। ये लॉ लिखने का तरीका है। कभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को एक्ट नहीं लिखा जाता है, वो वहां पे कैपिटल होता है। तो मैं आपसे यही क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहां पे जो एक्ट्स है इट इंक्लूड्स द स्टैट्यूट बट नॉट ओनली फॉर द स्टैट्यूट। ये जो भी इस तरीके के पब्लिक एक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज स्टैट्यूट हैं उन्हें, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उन्हें, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उन्हें, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं बार बार आपसे बता चुका हूं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आर्टिकल 1 में जाना होगा आपको, वहां पे इन्हें मान्यता दी जाएगी। यहां पर इसे जो है फुल फेथ दिया जाएगा, पूरा विश्वास दिया जाएगा। और जब आप क्लॉज देखेंगे तो एक क्लॉज और इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी सिविल कोर्ट के द्वारा यदि ऐसा कोई अंतिम निर्णय या आदेश, तो उस राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में किसी सिविल कोर्ट के द्वारा यदि कोई फाइनल ऑर्डर, नॉट ओनली द ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर या कोई निर्णय उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी लागू किया जा सकता है, उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। मैं इसे थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, स्टेट्स के बीच में जो है वो कोई कंट्राडिक्शन ना क्रिएट हो, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब आप देखिए हमारे फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को, क्या हॉरिजन था उनका उस लेवल पर। अब मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि आप जो है यक्स डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आप मान लीजिए कि गुजरात है, गुजरात की यक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यानी डीजे ने कोई डिक्री पास किया है, डिक्री पास किया है, और उसका जो एग्जीक्यूशन होना है वो यूपी में होना है। तो यूपी के जिस डिस्ट्रिक्ट में होना है, मान लीजिए वाई डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो ये डिक्री आएगी कहां पे, वाई कोर्ट में आएगी, और उसका एग्जीक्यूशन वैसे ही किया जाएगा जैसे कि वाई ने ही उसे पास किया। दैट इज अ फुल क्रेडिट, फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसका मतलब इस कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास किया गया है वो इस कोर्ट के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको क्रेडिट दी जा रही है, उसे फुल फेथ दिया जा रहा है। और यही बात है, ये कोऑपरेशन बता रहा है किनके बीच में, स्टेट्स के बीच में। और यहां पे दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जब आप वारंट के बारे में देखते हैं तो मान लीजिए कि कोर्ट जो है, यक्स कोर्ट ने ए के खिलाफ वारंट इशू किया है, तो ये जो वारंट है ये इसका एग्जीक्यूशन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बॉम्बे की किसी कोर्ट ने ए के खिलाफ एक वारंट इशू किया है जो कि एमपी में है, तो ऐसी स्थिति में इस वारंट को जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो एमपी में किया जा सकता है, केरला में किया जा सकता है, आसाम में किया जा सकता है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जब ये वारंट वहां पे पहुंचेगा तो इस बात को क्रेडिट दी जाएगी, यस ये जेन्युइन है। और इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम,
ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करके उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और माना कि अपराध जो है वो यूपी में हुआ है, अपराधी जो है वो केरला में पकड़ा जाता है, तो वहीं की नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसकी जो है वो अपीयरेंस होगी। और यदि वो कन्फेशन करना चाहता है तो कन्फेशन वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, यानी अपराध की स्वीकारोक्ति को। ये केरला की बात कर रहा हूं मैं। अब कन्फेशन रिकॉर्ड होकर के जहां का मामला है, जिस कोर्ट का, वो कन्फेशन वहां पे भेज दी जाएगी। एंड दिस वन इज अ पब्लिक रिकॉर्ड। ये जो आया है आपका, इसे माना जाएगा कि ऐसी जो कन्फेशन है, यदि मजिस्ट्रेट ने अपना मेमोरेंडम लगा के दिया है तो यह माना जाएगा कि वो जेन्युइन है। इस बात पर विश्वास, अदरवाइज दूसरे स्टेट की कोर्ट जो है इस बात को डिनाई कर सकती थी कि नहीं, हम तो नहीं मानते, ये तो केरला की कोर्ट ने किया हुआ है, हमारी यूपी की कोर्ट ने नहीं किया है। अगेन कन्फेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने देखा है कि ऑफेंस कहीं पे होता है, एफआईआर कहीं पे भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी प्रोविजन ये है कि जहां पे ऑफेंस हुआ और उसके अलावा यदि कहीं पे एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है उसके जुरिस्डिक्शन के अलावा, तो उसे जीरो एफआईआर बोला जाता है। कोई नंबरिंग नहीं की जाती है, इसलिए उसको जीरो बोला जाता है। मान लीजिए कि वाराणसी में ऑफेंस कमिट हुआ है, एफआईआर जो लॉन्च करवाया है उसने वो इंदौर में कराया है, तो इंदौर के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा उसे सेंड किया जाएगा वाराणसी में जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये जो एफआईआर है वो एफआईआर आपके उसे क्रेडिट दिया जाएगा, उस पर फुल फेथ किया जाएगा कि ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है वो जेन्युइन है। अदरवाइज कहते कि नहीं, एमपी स्टेट है, एमपी स्टेट का इंदौर का स्टेशन किया हुआ है, हम नहीं मानते, हम फिर से एफआईआर लॉन्च करेंगे, तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही फ्रस्ट्रेट कर जाता और एफआईआर को उसी जुरिस्डिक्शन में आके लॉन्च कराना पड़ता। तो ये जो बातें आपकी आई हैं वो आपके आर्टिकल 261 से आई है, क्योंकि ऐसा कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, तो उसे क्या किया जा सकेगा, एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, उसे लागू किया जा सकेगा। तो मैंने आपसे जो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करी, सेंटर स्टेट रिलेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में मैंने आपसे बात करा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कोऑपरेशंस को बढ़ावा देता है। सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं उनके सेटलमेंट्स की बात करता है, सोशल वेलफेयर को अचीव करने की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ की बात करता है। और इन सारे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मैं अब बार बार कह रहा था कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डायरेक्शन देने तक है, डायरेक्शन देने तक है, डायरेक्शन देने तक है। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा किया था। ये जो आर्टिकल 73 है और आर्टिकल 162, यहां पे यूनियन एक्सटेंट ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर का जो एक्सटेंट है वो कहां पे है, यूनियन गवर्नमेंट का, वो 73 में है। संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार 73 में है। 162 में राज्य की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार है। 73 एंड 162 ये जो है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि संघ के पास ये पावर है कि वो राज्य को डायरेक्शन दे सकता है। तो ये डायरेक्शन देने का जो पावर है उसके पास, वो उसकी कार्यपाल की शक्ति के अंतर्गत ही आता है। और जो उसने 257 में, 258 में, 256 में
257 में जो डायरेक्शन उसने इशू करे हैं उस डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया गया है स्टेट को द्वारा, तो आप एक आर्टिकल और पढ़े हैं 365। यदि यूनियन के द्वारा कोई डायरेक्शन स्टेट को दिया गया है और स्टेट ने उसका कंप्लायंस नहीं किया गया है, तो आर्टिकल 365 ये कहता है कि प्रेसिडेंट इस बात को प्रिज्यूम कर सकता है कि वहां की जो मशीनरी है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है। यानी इट इज अ लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रिज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विद इन द स्टेट फेल कर गई। और यदि ये प्रिजम्पशन हो गया तो आपने अगेन ये पढ़ा है कि ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 मैंने आपको बताया था जहां पे प्रेसिडेंट रूल है, तो जब ये लग जाए कि राज्य जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, तो आर्टिकल 356 को इंपोज किया जा सकता है, अर्थात वहां पे प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि पहले जो है प्रोविजन है, प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं जो है फॉलो किया गया तो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल है। अल्टीमेटली यूनियन जो है उस चीज को क्या कर लेगी, उसे लागू करवा सकती है और ये उसका प्रीडोमिनेंस है। ये बातें मैं आपको कई बार बताया हूं कि जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स में डोमिनेंसी है उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में भी यूनियन की डोमिनेंसी है और सेंटर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। बाकी के जो प्रोविजंस हैं यानी 62 एंड 63 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी विल डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में यदि आपको कोई बातें ना समझ में आई होगी तो जरूर आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।